नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो 5 सालों में रिपीट हुए हैं राजस्थान बोर्ड में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के पूर्ण दहन की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। मीथेन के पूर्ण दहन की रासायनिक समीकरण लिखना। मीथेन क्या होता है, हमको पता है कि मीथेन इज a CH4 as you can see in this reaction। तो पूर्ण दहन का मतलब होता है आपको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम्प्लीटली देनी है। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, CH4 प्लस O2। पूर्ण दहन करना है तो ऑक्सीजन के कितने अणु देने पड़ेंगे, आपको 2 अणु देने पड़ेंगे। और दहन के बाद हाइड्रोकार्बन्स के दहन के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऊष्मा एवं प्रकाश। तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होते हैं। तो ये हो गया पूर्ण दहन की परिभाषा और उसकी एक रासायनिक समीकरण जो है वो आपको मेंशन वहाँ पे करनी पड़ेगी। और ये ही क्वेश्चन एक तरीके से ये हाइड्रोकार्बन्स की तरीके पूछा गया था, हाइड्रोकार्बन का दहन। तो हाइड्रोकार्बन में भी आप मीथेन का एग्जाम्पल लेकर इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के दहन से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनती है जो कि होता है H2O, और ऊष्मा और प्रकाश एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स कार्बन के दहन से आपके क्या बन रहा है, CO2 एंड ऊष्मा प्लस प्रकाश। एक क्वेश्चन जो आपके बहुत बार ये पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, मैंने एक फॉर्म में यहाँ पे लिखा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए तथा निर्जलीकारक का नाम लिखिए। तो एथेनॉल के निर्जलीकरण का मतलब होता है कि वहाँ से वाटर आपका बाहर निकल रहा है। अल्कोहल में से क्या बाहर निकल रहा है, आपका पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब वो निर्जलीकरण का मतलब अगर मॉलिक्यूल में से ही पानी निकल रहा होता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म कीजिए। तो हाई टेम्परेचर पे मतलब कि 443 केल्विन टेम्परेचर पे जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल को गर्म किया जाता है तो इसमें से अपने आप ही एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है ये देखिए, ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इसको हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, पहले यहाँ से आएगी। ये वाले अपने वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जो पड़ोस वाला कार्बन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। दैट मीन्स इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है CH3 वाला, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को देकर H2OH के साथ बाहर निकल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ वाटर। और इस तरीके से एथेनॉल में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बनेगा एथीन। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ से OH भी रिमूव हो चुका है हाइड्रोजन को लेकर, तो बनेगा एथीन। तो इसको बोलते हैं अल्कोहल का या एथेनॉल का निर्जलीकरण। और एक पानी का अणु जो है वो बाहर निकल जाता है और इस अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। तो निर्जलीकारक क्या हुआ इसमें, H2SO4। ओके, तो 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ कंप्लीट हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी गई है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2-3 साल 2014 एंड 17 वाले क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। कार्बनिक जो अणु होते हैं CH4 होता है, ठीक। कार्बनिक अणु यानी कि हम कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो उसमें से जो CH4 है उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु, 3 है इसके पास, ओके। तो ये जो एक हाइड्रोजन परमाणु है ये रिप्लेस हो जाए किसी और परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा। तो किसी कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से विस्थापित होना, तो एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन वो HCl Cl से रिप्लेस हो जाएगा, HCl एज ए बाय प्रोडक्ट निकलेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु Cl से रिप्लेस होने के बाद बनाएगा मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन भी बोला जाता है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे किसी परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो गया तो इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ क्वेश्चन है मीथेन या इथेन तथा एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मीथेन होता है CH4, आपको इनका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी होती है आपकी 4, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, सहसंयोजक बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके साथ ये सहसंयोजक बंध बना के अपना अष्टक पूर्ण करता है। हाइड्रोजन को भी अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये भी कार्बन के साथ क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध। तो इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। दोनों के इलेक्ट्रॉन आप एज अ डॉट भी ले सकते हैं और एक का इलेक्ट्रॉन आप एज अ क्रॉस भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका बिंदु संरचना मीथेन और एथीन। एथीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के मध्य में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है यहाँ पे, और बाकी के जो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट किससे कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन के परमाणु अटैच्ड हैं इस वाले कार्बन के साथ और यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु अटैच। तो इस तरीके से आप बिंदु संरचना बना सकते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र बताइए। तो एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है? CH3COOH। तो इसका संरचना सूत्र जब आप बनाएंगे तो आपको ये ओपन करके लिखने हैं कि किस तरीके से आप इसको CH3COH, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है अल्कोहल का विकृतीकरण। अल्कोहल का विकृतीकरण क्या कहलाता है? अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने हेतु उसमें 4% मीथेनॉल मिलाकर उसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। अल्कोहल क्या होता है? एक तरीके का शराब होती है, ताकि लोग क्या करते हैं इसका दुरुपयोग करते हैं। लैब्स वगैरह में भी अल्कोहल आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 4% मिथेनॉल मिला दिया जाता है, उसको विकृतीकृत कर दिया जाता है ताकि वो पीने योग्य ना रहे। ये मैथिलीकृत स्प्रिट या विकृतीकृत अल्कोहल कहलाता है। बस उसमें 4% मिथेनॉल मिलाना ही अल्कोहल का विकृतीकरण कहलाता है। सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, 2 परमाणु है कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो भी हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में पढ़ा, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सहसंयोजन होता है। वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो इनकी वजह से जो रासायनिक बंध बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे सहसंयोजी यौगिक। उदाहरण आप लिख सकते हैं CO2 अणु,
या फिर CH4 का भी आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन अणु भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध में बने रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये सहसंयोजक बंध बना लेगा अपने ही परमाणु के साथ में और एक अणु बन जाएगा जो कि होगा H2। तो इनके बीच में जो बंध पाया जाता है इलेक्ट्रॉन के संयोजन के बाद, तो वो बंध कहलाते हैं सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक तो H2 अणु का बनना और दूसरा है ऑक्सीजन अणु का बनना। अब यहाँ पे आपको बताना है सहसंयोजक बंध के सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण। तो सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? इस प्रकार से बने यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इनके गुणधर्म क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और गलनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। इसकी वजह से ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन एंड अपवाचक में अंतर बताइए। साबुन क्या होता है? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल देख लीजिए, COOH जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, इसमें एक ही COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जो हाइड्रोजन है ना वो किससे रिप्लेस हो जाता है, या तो सोडियम लवण बना लेगा या पोटेशियम लवण। तो ये होते हैं आपके साबुन। ठीक है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। और लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट लवण, अमोनियम होता है NH4+ एंड सल्फेट होता है SO4+, 2+। ओके, तो H जो रिप्लेस हो रहा है अमोनिया और सल्फेट से, तो ये होते हैं आपके अपमार्जक। और इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये काफ़ी लॉन्ग होते हैं, मतलब लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। ठीक है, तो साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, परंतु अपमार्जक कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में कार्य करता है। और इस प्रकार से आप इनके 2 अंतर जो हैं वो बता सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, CH3COOH प्लस CH3CH2OH कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हो रही है। ओके, यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन इस तरीके से आपको गिवन थी एक पेपर में, अम्ल की उपस्थिति में क्या बन रहा है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है तो वो अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। और कैसे होती है? COOH में जो H होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके खींच के रखता है। तो यहाँ पे H जो है वो H+ आयन के रूप में रहता है, और अल्कोहल में जो OH- आयन्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके रखते हैं, तो ये होते हैं OH-। तो H+ कार्बोक्सिलिक अम्ल का एंड OH- आयन अल्कोहल के एज अ वाटर मॉलिक्यूल जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और इनके संयोजन से आपका बनेगा एस्टर। ये देखिए CH3COO, क्योंकि H निकल चुका है वो वहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, तो CH2CH3 बनेगा। एथिल एथेनॉइड का निर्माण होता है। ओके, और एस्टर का निर्माण होता है, इसका IUPAC नेम होगा एथिल एथेनॉइड। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल मिलके एस्टर का निर्माण करते हैं। अब आपको कुछ यहाँ पे जो है IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ रासायनिक संरचनाएं दी गई हैं, आपको उनके IUPAC नेम लिखने हैं। तो पहला है CH3CHCl CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो एथीन जो है फर्स्ट नंबर पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसकी पोजीशन आपको बतानी है और उसको प्रायोरिटी भी देनी है। तो फर्स्ट की नंबरिंग हमने चालू करी है 1 2 3 4 5,
एंड 4 क्लोरो 1 पेंटीन, 5 कार्बन्स हैं तो पेंटीन, और ईन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अगेन नीचे वाला देखिए 1 2 3 4, क्लोरो को हमने प्रायोरिटी दी है क्योंकि क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा, सॉरी सी जो है वो एफ के पहले आता है, इसलिए हमने काउंटिंग यहाँ से चालू की है। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ही इसमें आईपीएसी नेम जो है इस तरीके से दिए जाते हैं। तो इसका आईपीएसी नेम होगा 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट है, बहुत इजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 प्रोपीन या प्रोपीन पे आ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपका कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आपको उसकी पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोपाइन प्रोपीन भी लिख सकते हैं। फोर्थ है CH3C, फिर अगेन प्रतिस्थापन में है CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो द्विबंध को आपको प्रायोरिटीज़ देनी है, तो फर्स्ट 2 3 2 मैथिल 1 प्रोपीन, एंड ये हो जाएगा आपका इसका आईपीसी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आईपीसी नेम लिखना है आपको, ठीक है। HCHO मैथेनल, ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीसी नेम क्या होता है, मेथेनल, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन परमाणु उपस्थित है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनेल। और जब CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है एज अ प्रतिस्थापी समूह तो उसको हम बोलते हैं नेल, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आईपीसी नाम लिखिए, तो 1 2 3 4, 1 पे आपका द्विबंध उपस्थित है, थर्ड पे आपका द्विबंध उपस्थित है, तो 1 और 3 पे आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी द्विबंध की, तो 1 3 ब्यूटाडाइन इन, ब्यूटा इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 1 3 डाई इन, 2 हैं इसलिए डाई इन, और ब्यूटीन, ओके। तो इसका आईपीसी नाम होता है 1 3 ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापी समूह में CH3O, C2H5, तो यहाँ पे जो OCH3 है वो एज ए मिथॉक्सी ग्रुप प्रतिस्थापी ग्रुप हम लोग लेंगे, और यहाँ पे 2 ही कार्बन, मतलब नंबरिंग किसकी होगी, 2 कार्बन की, C2H5 कैसे लिखे रहते हैं, CH2 CH3, 2 कार्बन की नंबरिंग 1 और 2, क्या मिलेगा आपको, मिथॉक्सी एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, प्रतिस्थापी आ जाएगा, तो मिथॉक्सी एथेन इसका आईयूपीसी नाम होगा। नाउ अल्कोहल है तो OH की पोजीशन बतानी है, 2 प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा 1 और 2 एथेनेल, क्योंकि CHO ग्रुप अटैच है। अगेन यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच है तो जो नंबरिंग होगी वो कार्बन की यहाँ से होगी, क्योंकि आपको जो प्रतिस्थापी समूह में अगर कोई उच्च प्रायोरिटी वाला या उच्च प्रायिकता वाला ग्रुप अटैच होता है तो उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 मैथिल प्रोपेनॉल, ओके। अब आपको कुछ नाम दिए जाएंगे और उनके संरचनात्मक सूत्र आपको लिखने, 1 3 ब्यूटाडाइन, अगेन 1 3 ब्यूटाडाइन मतलब ब्यूट है तो मतलब 4 कार्बन है, ओके, 4 कार्बन है, तो पहले आप 4 कार्बन बना लीजिए। 1 3 ब्यूटा डाईन, डाईन मतलब 2 आपके फर्स्ट पोजीशन पे एंड 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 3 ब्यूटा डाईन है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 और 3 पोजीशन पे। उसके बाद आप जितनी भी रिमेनिंग संयोजकता है कार्बन की 4 होती है तो आप उसके हिसाब से उनको हाइड्रोजन परमाणु दे दीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ही पार्ट 2 पे। सेकेंड नंबर पे आपको गिवन है 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, तो सबसे पहले आपको पेंटेनोइक अम्ल मतलब कि ये भी आपकी किस में आएगा, नंबरिंग में आएगा, पेंटेनोइक अम्ल है मतलब COOH ग्रुप अटैच है, 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, और
2 पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप। जब OH जो है प्रतिस्थापी समूह में लिया जाता है तो उसको एज अ प्रतिस्थापी समूह में हाइड्रोक्सी समूह से दर्शाया जाता है। और पेंटेनॉइक क्योंकि ज़्यादा कार्बनिक वाला उच्च जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है उसको फर्स्ट नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइक अम्ल। थर्ड है मेथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल का सूत्र होता है CN और मीथेन में एक ही कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप इसको एक हाइड्रोजन दे दीजिए, बन जाएगा मीथेन नाइट्राइल। फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH, इसको मीथेनॉइक अम्ल भी बोला जाता है IPAC नेम में। तो एक ही कार्बन प्रेजेंट है इसलिए मीथेनॉइक अम्ल। ब्यूटेनॉन 2, ब्यूटेनॉन 2 का मतलब होता है सेकेंड पोजीशन पे आपके कीटोरोल ग्रुप, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है CO। तो ब्यूटेन है 4 कार्बन, एक पे आपको हमेशा जो कीटोन ग्रुप होता है वो 2 कार्बन्स के बीच में ही फॉर्म होता है। ये नहीं कि यहाँ साइड में बन जाएगा, यहाँ पे कुछ होना ज़रूरी है, राइट। अकेला नहीं रहेगा, तो बीच में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो आपको जो कीटोनिक ग्रुप है वो मिड में देना है। आप यहाँ पे भी दे सकते थे, मैंने यहाँ पे दिया है। और जहाँ नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप जो है पास में होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है साबुन के अणु की संरचना बताइए। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, इनफैक्ट 2023 में ही पूछा गया था साबुन के अणु की संरचना। तो क्या होता है साबुन के अणु की संरचना में? हाइड्रोकार्बन भाग होता है। ये जो लंबी संरचना होती है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। और ध्रुवीय भाग मतलब कि यहाँ पे आयन उपस्थित होते हैं। एक अम्ल उपस्थित है तो यहाँ पे अगर सोडियम लग जाएगा तो सोडियम का आयन, पोटेशियम लग जाएगा तो पोटेशियम का आयन, ठीक है। तो साबुन का अणु 2 सिरे वाला होता है। जल रागी आयनिक भाग, ऑफ कोर्स आयनिक भाग है वो ही जल के आयनिक अणुओं के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो जल रागी जो जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है। तो एक हो गया आपका आयनिक भाग जहाँ पे आपके आयन उपस्थित होंगे। और दूसरा होता है जल विरागी हाइड्रोकार्बन भाग, CH वाला जो पोर्शन होता है, ये पीछे वाला, ये होता है जल विरागी। ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये दोनों भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन का भाग अंदर तथा ऋण आवेशित ध्रुवीय भाग सिरा बाहर की तरफ होता है। इसे मिसेल कहते हैं। इस तरीके से मिसेल अणु की संरचना होती है। तो अंदर की तरफ आप क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बनाएंगे और बाहर की तरफ ध्रुवीय जो भाग है वो बाहर की तरफ बनेगा ताकि वो जल के साथ अभिक्रिया कर सके। तो जल विरोधी भाग अंदर की तरफ, हाइड्रोकार्बन पूंछ जिसको बोला जाता है, और जो ध्रुवीय भाग होता है वो होगा बाहर की तरफ, ठीक है। ध्रुवीय भाग जो कि पानी से अभिक्रिया करता है। तो ये है आपके साबुन के अणु की संरचना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, इसी का आधा पार्ट। अधिकांश गंदगी जो होती है, तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में अघुलनशील होती है, हमको पता है क्यों। तो फिर वो यहाँ बीच में क्या होगी? जल में अघुलनशील है और ये ही पार्ट आपका जल विरोधी है, ठीक है। जल में अघुलनशील परंतु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। तो ये पार्ट आपका हाइड्रोकार्बन वाला जल में भी अघुलनशील है। तो आपकी जो जल की बूंद है या तेल की बूंद है वो इस हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में क्या होती है? घुलनशील होती है, मतलब उसके साथ मिल जाती है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिशेल बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तेल की चिकनाई है, कपड़े पर चिकनाई लगी हुई है। तो इस तरीके से आके, क्योंकि जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर की तरफ रहेगा जो कि जल से अभिक्रिया करेगा, और चिकनाई की बूंद की चारों तरफ साबुन के आयन इस तरीके से लग जाएंगे और मिशेल अणु का निर्माण करेंगे। तो ये होती है आपके साबुन से सफाई की प्रक्रिया। 13 क्वेश्चन है आपके पास। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? शुद्ध एवं बर्फ के समान जमे हुए एथेनोइक अम्ल क्या होता है? CH3COOH, 2 कार्बन है, एथेनोइक अम्ल हो गया। तो ये जो है, ये अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है वो शुद्ध होता है। दूसरा, ये
बिल्कुल हार्ड बर्फ़ के समान जमा हुआ होता है तो वो क्या होता है, अम्ल को ग्लेशियर एसिटिक एसिड कहते हैं। मतलब ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं, तो ये अगर बर्फ़ की तरह कठोर होगा, शुद्ध होगा, तो इसको बोलेंगे हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो जमे हुए एथेनोइक अम्ल को ही ग्लेशियर एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका गलनांक बिंदु 290 केल्विन होता है, मतलब इतने टेम्परेचर के बाद ये मेल्ट होना, गलना शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बन के दो विशिष्ट लक्षण लिखिए जिनके कारण वह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। एक तो संकलन, बड़ी संख्या में यौगिक संकलन की वजह से बनाता है। दूसरा, कार्बनिक यौगिकों में आबंध की प्रकृति बताइए। कौन सा बंध बनाते हैं कार्बनिक यौगिक? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो कार्बन के दो विशिष्ट लक्षण क्या है जिनके कारण ये बड़ी श्रृंखला में यौगिक बनाते हैं? एक तो संकलन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा चतुसंयोजकता, क्योंकि इसकी टेट्राहेड्रल संरचना होती है तो यहाँ इजीली क्या हो सकता है, बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल रहता है। कार्बन के यौगिक मुख्य रूप से सहसंयोजिक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लास्ट ईयर पूछे गए 5 सालों में क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं, और ये आपके अभी आने वाले साइंस के पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2025 के लिए। जो अभी आपका साइंस का पेपर होगा 2025 में, क्लास 10th RBSC बोर्ड, ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बारी अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।